वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। साइंस की यह क्लास नंबर 13 है। साइंस के अंदर अभी हम फिजिक्स की क्लासेस दे रहे हैं। इसमें कि आज का टॉपिक है स्पेस टेक्नोलॉजी, जिसे ही हम हिंदी में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं। आज की इस क्लास में हम इस टॉपिक से बनने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है। सभी के सभी प्रश्न एमसीक्यू के फॉर्मेट में होंगे। यदि साइंस फिजिक्स के संबंध में आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही आप हमारे इस चैनल एग्जाम 5G को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए अब जानते हैं कि इस क्लास का फायदा किन किन को होने वाला है। वे सभी बच्चे जो रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या ऐसी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि साइंस का सिलेबस हो और उसमें फिजिक्स से जुड़े प्रश्न आते हो, तो उन लोगों के लिए यह क्लास अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास को लेने के बाद इस टॉपिक से यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी से कोई भी प्रश्न आपका एग्जाम के बाहर नहीं जाने वाला। सभी प्रकार के प्रश्नों को हमने इसमें कवर किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है। ठीक है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह, इस टॉपिक के बारे में बात की जा रही है। तो दोस्तों, हमने यानी कि भारत ने 19 अप्रैल 1975 को यह कारनामा करके दिखाया था। कब? 19 अप्रैल 1975। यह एक ऐतिहासिक डेट है। इस डेट में हमने आर्यभट्ट नाम के उपग्रह को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है, आर्यभट्ट नाम के उपग्रह को सोवियत संघ रूस की सहायता से, किसकी सहायता से दोस्तों? रसिया की सहायता से। उस समय इसे सोवियत संघ कहा जाता था। ठीक है, तो रूस की सहायता से हमने अपना पहला उपग्रह 1975 में भेज दिया था। ठीक है, आई होप कि इस प्रश्न से आपको बहुत सी जानकारियां क्लियर हुई होगी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया, तो आर्यभट्ट उपग्रह के प्रक्षेपण के साथ ही भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर लिया था। ठीक है, सभी प्रश्नों के आप नीचे देखेंगे तो आपको किसी ना किसी एग्जाम का नाम दिया हुआ होगा, है ना। तो बहुत अच्छे से प्रश्न हमने आपके लिए चूज करके लेकर आए हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट के प्रक्षेपण, जो कि 1975 है ना में हुआ था। तब से हमने अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस डेट को किया गया था, यह पूछा गया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट नाम के उपग्रह का, जो कि भारत का प्रथम उपग्रह था, का प्रक्षेपण हमने किया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। इनसेट 3C को प्रक्षेपित किया गया था, किस स्थान से प्रक्षेपित किया गया था पूछा जा रहा है। हासन से, कौरू से, थुम्बा से, या श्रीहरिकोटा से। इनसेट 3C यह भारत का एक उपग्रह है। ठीक है, जो कि दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयाना से भेजा गया था। उस समय हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी कि हम उपग्रह को सीधे भेज सके, है ना। तो हमने फ्रेंच गुयाना से अपना इस उपग्रह इनसेट 3C को लॉन्च किया, और फ्रेंच गुयाना के भी कौरू नामक स्थान से इसे लॉन्च किया। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अतिरिक्त जानकारी के रूप में आपको याद रखना है कि हमने फ्रेंच गुयाना स्थित कौरू इस स्पेस इस प्रक्षेपण स्थल से कुल मिलाकर अभी तक के 3 बार हमने प्रक्षेपण किया हुआ है। एक तो इनसेट 3C हमने किया इससे, है ना, एक क्या क्या इनसेट 3C। दूसरा इस स्थान से हमने भेजा था दोस्तों जी सेट 10, क्या भेजा था हमने? जी सेट 10। और इससे हमने भेजा था जी सेट 31, जी सेट 31। तो ये 3 उपग्रह हमने कौरू से भेजा हुआ है, जो कि दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयाना में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह पूछा गया है। बात की जा रही है कॉस्मिक बैकग्राउंड के बारे में, जो कि एक उपग्रह कार्यक्रम एक्सप्लोरर बताया गया है। बात की जा रही है फैल्कॉन के बारे में, जो कि समुद्रगत केबल तंत्र के बारे में बताया गया है। डिस्कवरी के बारे में, जो कि एक अंतरिक्ष यान, और यान को ही हम क्या कहते हैं? शटल कहते हैं ना। इसे हम अंतरिक्ष यान भी कहते हैं और अंतरिक्ष शटल भी कहते हैं। और अटलांटिस अंतरिक्ष स्टेशन, इस बारे में बताया गया है। कौन सा सही नहीं है? ठीक है, इस बात पे आप ध्यान देंगे। सही नहीं है यह पूछा है। तो दोस्तों ऊपर के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। अटलांटिस
यह अंतरिक्ष स्टेशन नहीं है। तो इस प्रकार इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो अटलांटिस यदि अंतरिक्ष स्टेशन नहीं है तो क्या है? तो यह नासा के द्वारा भेजा गया एक अंतरिक्ष यान ही है, यानी कि स्पेस शटल है। क्या है दोस्तों? यह स्पेस शटल। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर फेल्कॉन 9 के बारे में एक जरूरी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। फेल्कॉन 9 यह रिलायंस कम्युनिकेशन के द्वारा बिछाया गया विश्व का सबसे बड़ा समुद्रगत केबल तंत्र है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा बिछाया गया है? रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कम्युनिकेशन के द्वारा भिजाया गया है। कहां पर? समुद्र के भीतर, समुद्र के भीतर बिछाया गया केबल तंत्र है, यानी कि वायर का एक जाल है। ठीक है, इसे आप अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, यह कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि पहला यहाँ ऑप्शन है क्यूरोसिटी रोवर, यह अमेरिका के द्वारा मंगल ग्रह के लिए भेजा गया अंतरिक्ष यान में एक रोवर है। इस प्रकार से यह ऑप्शन नंबर 3 से कनेक्ट है। मैसेंजर, यह भी नासा के द्वारा बुध ग्रह के अन्वेषण के लिए भेजा गया एक मिशन है, जिसका नाम क्या है? मैसेंजर। रुस्तम 1, यह भारत का डीआरडीओ के द्वारा विकसित एक मानव रहित वायुयान है, रुस्तम 1। और आकाश 2, यह एक टैबलेट है जो कि वायुयान के संचालन में कार्य आता है। तो इस प्रकार से इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा क्या दोस्तों? 3, 4, 2 और 1, ये इसकी सही जोड़ी है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नासा का अंतिम अंतरिक्ष शटल रहा है? तो यहाँ पे जो कुछ स्पेस शटल के नाम दिए हुए, इनमें से नासा का अंतिम कौन सा है, यह आपको बताना था। इनमें से दोस्तों अटलांटिस, यह नासा का सबसे आखिरी वाला अंतरिक्ष यान रहा है। ठीक है, जो कि 2011 में भेजा गया था। कब भेजा गया था? 2011 में। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। नासा का अंतरिक्ष यान कैसीनी किस ग्रह के मिशन पर है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप आईएमपी कर नोट कीजिएगा। कैसीनी नाम का अंतरिक्ष यान, या फिर इसे बोले अंतरिक्ष मिशन, यह शनि ग्रह और इसके उपग्रह के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए भेजा गया था। ठीक है दोस्तों, किसके किसके लिए भेजा गया था? सैटर्न। शनि को हम क्या कहते हैं? सैटर्न। तो शनि ग्रह की जानकारी के लिए यह भेजा गया था। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि हमने इस मंथ के लिए 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा किसके लिए? इस मंथ के लिए। एक मंथ में यह टारगेट हमें एक महीने में पूरा करना है, और यह आपकी सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी पूरा नहीं हो सकता है। तो प्लीज आप हमें सपोर्ट करें और इस टारगेट को अचीव करने में अपना योगदान दें, ताकि मैं आने वाले समय में ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूं। ठीक है दोस्तों, यदि यह टारगेट हमारा पूरा हो जाता है तो मैं एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्ड कोर्स लेकर आने वाला हूं, लेकिन इस टारगेट के पूरा होने के बाद। तो प्लीज आप हेल्प करें और इस टारगेट को पूरा करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना है कि इस जो वीडियो चल रहा है इसके नीचे में आपको रेड कलर से एक बटन दिखा रहा होगा, इसमें सब्सक्राइब करके, तो उसे आप प्रेस कर दीजिए और उसके बाजू में बने हुए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किन किन परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तरण के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं? ठीक है, कि मतलब ब्रह्मांड में कौन सी घटनाएं घट रही है उस बारे में पूछा गया, और इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है इसके बारे में हमें बताना है। तो अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगें संचरित होती रहती है, यह बात बिल्कुल ही सत्य है। ठीक है, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन, तो रेड शिफ्ट एक घटना होती है अंतरिक्ष में जिसका अवलोकन वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है। अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों की गति है ना, गति होती है, लेकिन इसका ब्रह्मांड के निरंतर विस्तरण से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है दोस्तों, अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोटों का होना, यह तारों में होने वाली एक घटना है, तो अंतरिक्ष के विस्तार से इसका कोई भी संबंध नहीं है। ऊपर के 1 और 2 सही है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी, स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो इनका उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है, यह पूछा गया है। तो दोस्तों
ब्रह्मांड के परीक्षण और बोध के लिए, यानी कि ब्रह्मांड को जानने के लिए इन सभी टर्म्स का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आइए अब हम समझते हैं इन सभी शब्दों के बारे में। सबसे पहले हम इवेंट होराइजन के बारे में समझते हैं दोस्तों। किसके बारे में? इवेंट होराइजन के बारे में। तो इवेंट होराइजन कुछ नहीं है, जैसे आपने सुना होगा ब्लैक होल के बारे में। किसके बारे में? ब्लैक होल। इससे यह रिलेटेड है। ब्लैक होल के सराउंडिंग जो भी इन्वायरमेंट पाया जाता है उसकी घटना का अध्ययन क्या कहलाता है? इवेंट होराइजन, उससे संबंधित है। ठीक है। दूसरा घटना है क्या? सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी दोस्तों है ना, सिंगुलैरिटी का सीधा सीधा संबंध है स्पेस टाइम से। किससे संबंध है इसका? स्पेस टाइम से। अब ये स्पेस टाइम से कैसे है? तो ये एक स्थान होता है जिसमें किसी भी खगोलीय पिंड जो कि घूम रहा होगा अंतरिक्ष में, का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इस स्थान पर आकर अनंत हो जाता है। क्या हो जाता है? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र यानी कि ग्रेविटी इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलैरिटी कहते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी है ना, इसका संबंध कैसे है? इसका संबंध आपके अंतरिक्ष के निर्माण से है ना। जैसे कि आपको पता होगा कि किसी भी तत्व का निर्माण परमाणु से होता है ना, मूल कण। परमाणु को हम क्या कहते हैं? मूल कण। तो ये बोल रहा है कि अंतरिक्ष का निर्माण परमाणु से नहीं हुआ है, इसका निर्माण अंतरिक्ष में बहुत सारे कंपायमान तत्व कणों के कारण हुआ है ना, कंपायमान स्ट्रिंग्स के कारण हुआ है। तो उसे ही हम स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल, यह मॉडल बताता है कि ब्रह्मांड का निर्माण मूल कणों से होता है। किससे होता है? मूल कणों से मिलकर होता है। आई होप कि आप इन सभी टर्म्स को अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। टीम पिक को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? टीम पिक के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यह एक यूरोपियन यूनियन के अंतरिक्ष यात्री थे। कौन थे यह? ये बेसिकली यह तो थे अंतरिक्ष यात्री, और कहाँ के थे पूछा जाए तो यह यूरोपियन यूनियन के स्पेस प्रोग्राम के थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से एक को नया नाम कल्पना वन दिया गया है ना, किसका नाम चेंज करके कल्पना वन रखा गया है यह जानते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि कल्पना वन क्या है। ठीक है, कल्पना कौन है? तो दोस्तों कल्पना चावला है ये, है ना। किसका नाम है यह? कल्पना चावला, जो कि एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी, जो कहाँ गई थी? स्पेस पे गई थी। और एक स्पेस शटल है जिसका नाम है दोस्तों कोलंबिया। कोलंबिया जब यह आईएसएस से यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अपना काम खत्म करके लौट रहा था, डेट थी 1 फरवरी 2003। 1 फरवरी 2003 जब यह धरती पर लौट रहा था, तो लौटते वक्त रास्ते में इसकी दुर्घटना हो गई और उसमें इस कल्पना चावला की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद ही 2003 में हमने क्या किया था कि 2003 में हमने मैटसेट इसका नाम बदल करके कल्पना चावला वन कर दिया था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने सितंबर 2002 में अपने प्रथम पूर्ण मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह मेटसेट का प्रक्षेपण किया था। ठीक है दोस्तों। दूसरा है कि पहली बार अंतरिक्ष वाहन PSLV C4 ने भू समकाली कक्षा में 1000 किलोग्राम से अधिक अर्जक भरकर भार लेकर प्रवेश किया था। तो ये दोनों के दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। इस क्वेश्चन को आपको इन्फॉर्मेशन के रूप में से लेना, जैसे कि मैटसेट का प्रक्षेपण कब किया गया था पूछा जाए तो 2002 में। नाम चेंज किया गया था कल्पना वन कब किया गया था? तो 2003 में। PSLV C4 ऐसा पहला रॉकेट था जो 1000 kg से अधिक किलोग्राम का वजन लेकर स्पेस में गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। सितंबर 2002 में भारत ने किसे प्रक्षेपित किया था? सितंबर 2002 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैटसेट है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अंतरिक्ष में कई 100 किलोमीटर प्रति सेकंड है ना, क्या बोला जा रहा है? 100 किलोमीटर पर सेकंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण, या पृथ्वी क्या होता है कि अंतरिक्ष में बहुत से विद्युत आवेश से युक्त कण ये ट्रेवल कर रहे हैं। इनकी स्पीड क्या है? 100 किलोमीटर पर सेकंड या उससे भी अधिक है। तो पूछा जा रहा है कि यदि ये धरती पर आ जाए तो हमको गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि धरती पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है कि धरती पर नहीं आ पाते हैं?
कारण बताया गया है, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है, पृथ्वी के इर्द गिर्द ओजोन परत उन्हें बाह्य अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है, वायुमंडल की ऊपरी परतों में स्थित आर्द्रता उन्हें पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंचने देती। ठीक है, तो ये तो आपका निश्चित तौर पर गलत हो जाएगा। अब इन दो में कंपेरिजन करें कि ओजोन परत ये हमारे वायुमंडल के नजदीक है, यदि ये किरणें ओजोन परत तक आ जाएगी तो स्पीड इनकी इतनी ज्यादा है कि इनको चीरते हुए ओजोन परत को पृथ्वी पर आ सकती है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति, जैसे आपको पता होगा पृथ्वी पर दो पोल है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ये मैग्नेटिक पोल की तरह भी व्यवहार करते हैं। हालांकि डायरेक्शन का चेंज हो सकता है ना, डायरेक्शन इनका अलग होता है। तो मैग्नेटिक पृथ्वी क्या करती है कि चुंबक की तरह भी व्यवहार करती है, तो चुंबक के ध्रुवों की तरह व्यवहार करती है। तो क्या होता है कि चुंबकीय शक्ति, पृथ्वी के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय शक्ति इन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है, ध्रुवों की ओर से यह अलग निकल जाते हैं, पृथ्वी पर नहीं आ पाते। यही बात कही जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमणित हुआ है, यह कहा जा रहा है। दूसरी बात कही जा रही है कि पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। जब जीवित पैदा हुए तो उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। जब जीव पैदा हुए तब जीवों ने वायुमंडल को बदल दिया, यह कहा जा रहा है। दोस्तों इसमें से पहला और तीसरा कथन बिल्कुल ही सत्य है, बीच का कथन सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि ऑक्सीजन का परसेंटेज 54 नहीं था। ऑक्सीजन स्टार्टिंग जब पृथ्वी बनी थी तब थी ही नहीं, है ना, जीरो था। कार्बन डाइऑक्साइड थी यहाँ पर पृथ्वी पर, एक था दोस्तों नाइट्रोजन और एक था CH4 मीथेन। तो ये मुख्य रूप से ये गैसें पृथ्वी पर पाई जाती थी। उसके बाद क्या होता है कि पृथ्वी पर एक जीवाणु पैदा होता है जिसका नाम क्या था, नाम मुझे इसका याद नहीं आ रहा है। एक बैक्टीरिया की उत्पत्ति होती है दोस्तों, ठीक है। हाँ, साइनो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम क्या है, सीनो बैक्टीरिया, सीनो, इस नाम का बैक्टीरिया पैदा होता है। तो यह क्या करता है, यह सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके ऑक्सीजन को रिलीज करता है, इसका ये काम होता है बैक्टीरिया का। तो ये रिलीज करते करते वायुमंडल में ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ने लगी, जो बाद में वायुमंडल का एक घटक बन गई। ठीक है, कौन प्रोड्यूस कर रहा था सबसे पहले? साइनो बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस करना चालू हुआ। जब पृथ्वी बनी थी तब तीन ही गैस मुख्य रूप से थी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और मीथेन। उसके बाद साइनो बैक्टीरिया आता है और साइनो बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है और इस क्रिया के दौरान यह ऑक्सीजन को मुक्त करता है और उसके बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन का समावेश हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तुल्यकाली उपग्रह लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। संगीत के FM संचरण के उत्तम प्रकार का होने का कारण है कि वायुमंडलीय अथवा कृत्रिम शोर जो कि सामान्य आवृत्ति परिवर्तन के रूप में होता है, इसके लिए अधिक हानिकारक नहीं होता, यह कहा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, कौन सा सही नहीं है दोस्तों? ठीक है, तो दूसरा जो है ये बिल्कुल सही है, इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये बिल्कुल सही है। पहला सही नहीं है। सही क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। क्योंकि तुल्यकाली उपग्रह यह 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर नहीं भेजे जाते, यह लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, उनको ही हम तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। तुल्यकाली उपग्रह काम क्या होता है कि जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है साथ में ये उपग्रह भी घूमता है। ठीक है, इस उपग्रह का परिक्रमण काल जो होता है पृथ्वी का वो होता है 24 आवर्स का। ठीक है, इस कारण से यह पृथ्वी की का चक्कर तो लगाता है लेकिन हमें पृथ्वी से देखने पर एक ही जगह पर स्थिर दिखाई देता है। मुख्य रूप से इस प्रकार के उपग्रह का प्रयोग कम्युनिकेशन के पर्पज से किया जाता है ना, कम्युनिकेशन के पर्पज से भूतुल्यकाली उपग्रहों को भेजा जाता है अंतरिक्ष में। चलिए, इस प्रश्न से हमको इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। दूर संचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। ऐसा एक उपग्रह कक्षा में तब होता है जब, ठीक है, मतलब कहा क्या जा रहा है कि दूर संचार प्रसारण के लिए, जैसे मैंने बताया था कम्युनिकेशन के लिए इस प्रकार के उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। अब इनको उस कक्षा में क्यों रखते हैं इस बारे में पूछा जा रहा है। कौन सा सही है ये आपको बताना है। स्टेटमेंट 1 है कक्षा भूतुल्यकालिक होती है, बिल्कुल सही है ना। ऐसी कक्षाएं क्या कहलाती है, भूतुल्यकालिक कहलाती है। कक्षा वृत्ताकार होती है, ये भी बिल्कुल सही है।
कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो चक्कर लगाता है ना, ये भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। कक्षा 22,236 किलोमीटर की तुंगता पर होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था 22,000 नहीं है, ये कितना है 36,000 किलोमीटर की तुंगता पर यह होती है। इस प्रकार से 1, 2 और 3 सही है, चौथा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। यह प्रश्न है, भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS, ठीक है, इसी को बाद में किस नाम से जाना गया, इसी को बाद में नाविक के नाम से जाना गया, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IRNSS के तुल्यकाली जियो स्टेशनरी कक्षाओं में 3 उपग्रह और भू तुल्यकाली जियो सिंक्रोनस कक्षाओं में 4 उपग्रह हैं। यह स्टेटमेंट नंबर 1 है। दूसरा है, IRNSS की व्याप्ति संपूर्ण भारत पर और इसकी सीमाओं के लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर के बाहर तक है। तीसरा है, 2019 के मध्य तक भारत की पूर्ण वैश्विक व्याप्ति के साथ अपनी उपग्रह संचालन प्रणाली होगी। ठीक है, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा, अब जो मैं समझाता हूँ उसे आप समझिएगा। जैसा कि मैंने बताया था, IRNSS इसको नाविक नाम से भी जाना जाता है। जैसे अमेरिका का GPS है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, आपके सभी के पास मोबाइल है, मोबाइल में आपने देखा होगा गूगल मैप करके एक ऐप है ना, जो कंपलसरी ये आपके मोबाइल में आता है। इसमें क्या करते हैं आप, आपकी लाइव लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। और ये संभव किस कारण से हो जाता है, अमेरिका के GPS के कारण ये संभव हो जाता है। गूगल मैप GPS से अपनी सेवाएं लेता है। वैसे ही भारत ने अपना एक पर्सनल GPS बनाया, जिसको कि IRNSS यह नाम दिया है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार के जितने भी उपग्रह होते हैं, यह भूतुल्यकाली कक्षाओं में यानी कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो ये हो गई। हम क्या होता है कि इस ऊंचाई पर जो उपग्रह स्थापित किया जाता है, ये पूरी पृथ्वी है मान लेते हैं ना, तो इस पूरी पृथ्वी का 1/3 हिस्सा यह कवर कर लेते हैं। यानी कि इतनी ऊंचाई से पृथ्वी पर देखा जाए तो 1/3 पृथ्वी का हिस्सा इनके द्वारा कवर कर लिया जाता है। बाकी बचता कितना है, 2/3। तो यदि मैं कहूं कि ऐसे अगर हमने 3 सैटेलाइट लगा दिए 3 स्थानों पर, यहाँ पर एक लगा दिया और यहाँ पर एक, तो ये इतना एरिया कवर करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये इतना एरिया कवर करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। यदि हमने इस ऊंचाई पर 3 उपग्रह अपने लगा दिए तो वो पूरी पृथ्वी की मैपिंग कर लेंगे, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, यदि हमने 3 IRNSS लगा दिए तो यह पूरी पृथ्वी की मैपिंग यानी कि GPS की तरह काम करने लगेगा, और पूरी पृथ्वी को हम अपने स्थान पर बैठकर सर्विलेंस कर पाएंगे भारत से। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पहला जो कथन है यह बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कथन जो है हमारा गलत हो जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण भारत पर और इसकी सीमाओं के लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर नहीं, यह 5500 नहीं, यह 1500 वर्ग किलोमीटर के लिए अभी बनाया गया है। दूसरी बात, यह 2019 नहीं 2016 के मध्य तक भारत की पूर्ण वैश्विक व्याप्ति के साथ उपग्रह संचारण प्रणाली शामिल कर लेगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से केवल एक सही है, दोनों गलत है दोस्तों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। आई होप कि इस प्रश्न से आपको अति महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, और ये कंसेप्ट आपने शायद पहली बार हमारे चैनल पर सुना होगा। तो इसी नाम पर आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें, और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट हमें पूरा करना है 1 मंथ के भीतर, आपको इसके लिए सपोर्ट करना है। ठीक है, ध्यान रहे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं, यानी कि संचार उपग्रह कहां पर अवस्थित किए जाते हैं यह पूछा जा रहा है। तो संचार उपग्रह जैसा कि मैंने आपको बताया था 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, स्ट्रेटोस्फीयर जिसको हम समताप मंडल कहते हैं, आयनोस्फीयर जिसको हम आयन मंडल कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर जिसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं, और एक्सोस्फीयर जिसको हम बहिर्मंडल कहते हैं। इसमें से समताप मंडल इसकी ऊंचाई होती है दोस्तों, हमारे ऊपर की बात करें है ना, तो वातावरण में 18 से लेकर 30 किलोमीटर तक, इस एरिया को हम कहते हैं समताप मंडल। इसी प्रकार यदि हम आयन मंडल की बात करें तो यह 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक, कितना 400 किलोमीटर तक यह होता है दोस्तों आयन मंडल। क्षोभ मंडल की बात करें 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक, यह क्षोभ मंडल की बात हम करते हैं। यदि मैं बात करूं कि रेडियो फ्रीक्वेंसी कहां से प्रवर्तित होती है तो यह आयनोस्फीयर से होती है। वायुयान कहां पर उड़ता है तो यह ट्रोपोस्फियर में उड़ता है। इसी प्रकार से हम एक्सोस्फियर यानी कि बहिर्मंडल की बात करें दोस्तों, तो 400 किलोमीटर से ऊपर की जितनी भी है ना ऊंचाई, यह आती है आपके बहिर्मंडल में, और 3600 किलोमीटर ऑब्वियसली 400 से ज्यादा है, तो ये संचार उपग्रह एक्सोस्फियर में
स्थापित किए जाएंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि इस प्रश्न से भी आपको बहुत सी जानकारियां मिली होगी। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं कि एक भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पृथ्वी से देखने पर भू स्थिर उपग्रह अपने स्थान पर स्थिर दिखाई देता है ना। तो इसके लिए इसको क्या करना होगा, जितना पृथ्वी का परिक्रमण काल होगा उतना ही इस भू स्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल होगा। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमती है, तो यह भी 24 घंटे में एक चक्कर अपना पूरा पृथ्वी का कर लेता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, भू स्थिर उपग्रह घूमता है। ठीक है, कहाँ घूमता है भैया, तो अंतरिक्ष में घूमता है और यह एक स्थिर ऊंचाई पर ही घूमता है। ठीक है, एक स्थिर ऊंचाई पर ही घूमता है ताकि कम्युनिकेशन ब्रेक ना हो। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एक भू स्थिर उपग्रह का काल कितना होता है। तो पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर ही होता है, अर्थात कि 24 घंटे। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नीचे दिए हुए आरेखों में से कौन सा आरेख अंतरिक्ष में तुल्यकारी उपग्रह के पथ का अधिकतम सही निरूपण करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भू तुल्यकारी उपग्रह होते हैं इनका परिक्रमण का जो एरिया होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है, गोलाकार होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, गोलाकार कक्षा, है ना। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पूछा क्या गया है, सही है। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं प्रश्न को पहले ऊपर पढ़ता हूँ और उसके पीछे उसके बाद डायरेक्टली यह देखता हूँ कि सही पूछा गया अथवा गलत पूछा गया। तो आपको भी यही करना है, अप्रोच सही यही है ना। इसके बाद आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और सही सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है, चीजों को पता होते हुए भी इस सही और गलत के चक्कर में प्रश्न का जवाब गलत हो जाता है। चलिए प्रश्न पर आता हूँ, विज्ञान रेल वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा आयोजित पहियों पर विज्ञान प्रदर्शनी है। ठीक है दोस्तों, तो यह बिल्कुल गलत है। विज्ञान रेल नाम की पहल इसके द्वारा नहीं चलाई गई थी, यह रेल मंत्रालय है ना, किसका दोस्तों, रेलवे मिनिस्ट्री इसका उपक्रम है। ठीक है, दूसरा है विज्ञान प्रसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, तो यह भी गलत है। विज्ञान प्रसार यह डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना दोस्त, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय, ये भी गलत हो गया। इसरो का शैक्षिक उपग्रह एडुसेट 2004 में फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया था दोस्तों, तो यह भी आपका गलत है, इसे श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। ठीक है, फ्रेंच गुयाना से नहीं छोड़ा गया था, इसे श्रीहरिकोटा से इसे छोड़ा गया था, भारत से। इस प्रकार से सभी के सभी गलत है और कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन का प्रवर्तन क्यों किया गया। तो केपलर नाम की दूरबीन जो कि नासा के द्वारा भेजी गई थी, ये पृथ्वी के समान उपग्रहों को ही खोजने के लिए भेजी गई थी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है, पृथ्वी तुल्य ग्रहों को खोजने के लिए। अब अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, भारत द्वारा प्रमोचित खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोसेट के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन से कथन सही है कौन से गलत है, यह पूछा गया दोस्तों। यूएसए और रूस के अलावा केवल भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अंतरिक्ष में उसी प्रकार की वेधशाला प्रमोचित की है। ठीक है दोस्तों, तो यह आपका गलत हो जाता है। केवल यूएसए और रूस और चार और देश है जो इन्होंने मिल करके वेधशाला आईएसएस है ना, इसको कि हम आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नाम से जानते हैं, यह भेजा हुआ है। भारत ने अभी तक ऐसा काम नहीं किया है। एक वेधशाला अभी वर्तमान में आज के डेट है दोस्तों मई 2021 है ना, तो चीन ये इसके निर्माण की प्रक्रिया में लगा हुआ है, जो 2022 तक यह कार्य पूरा कर लेगा। इसने अपनी एक पर्सनल वेधशाला यानी कि अंतरिक्ष में क्या बोलना चाहिए, अन्वेषण करने के लिए, जहां पे कि इनके वैज्ञानिक जाकर रुक सके और कुछ प्रयोग कर सके, उसके लिए वेधशाला बनाई है। वेधशाला के लिए दूसरा वर्ड मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ये एक्सपेरिमेंट के लिए बनाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न ये है, अगला स्टेटमेंट ये है कि एस्ट्रोसेट 2000 किलोग्राम का एक उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह के ऊपर 1650 किलोमीटर पर कक्षा में स्थापित है। ये 1650 नहीं है, 650 किलोमीटर पर स्थापित है ना, तो इस प्रकार से ये भी गलत हो जाता है। तो दोनों ही गलत है। तो ना तो यहाँ क्या पूछा गया सही कौन सा है, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं कि जब इनसेट 2B लॉन्च किया गया था उस समय निम्नलिखित में से इसरो का अध्यक्ष कौन था। ठीक है दोस्तों, तो इनसेट 2B यह कब लॉन्च किया गया था, इस बारे में सबसे पहले जानना चाहिए। तो इनसेट 2B हमने 2000 में भेजा था। कब भेजा था दोस्तों, सन 2000 में यह भेजा गया था इनसेट 2B है ना।
कब भेजा गया? 2020 में। उस समय में के कस्तूरी रंगन यह आपके इसरो के हेड हुआ करते थे, जो 1994 से लेकर, इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1994 से लेकर 2003 तक के, है ना। उनके समय में इनसैट 2 भी भेजा गया था। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो इनमें से कोई भी नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वर्तमान में के शिवन है दोस्तों। कौन है? के शिवन। ठीक है, यही इस सवाल का सही जवाब है। यदि इस प्रश्न की मैं बात करूं तो इस प्रश्न में इनके पहले कौन था? तो जी माधवन नायर, ये इस सवाल का सही जवाब होता, जो कि 2018 में के शिवन बन गए। ठीक है, 2018 से के शिवन है वर्तमान में। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। आई होप कि आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण थी, आपको हर चीजें के बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। साथ ही हमने 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट सेट किया हुआ है 1 मंथ के लिए, जो आपकी हेल्प के बिना पूरा नहीं हो पाएगा। सपोर्ट करें, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या फायदा होगा? तो आपको भी इसमें कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, है ना। मैं नई चीजें अपने इस चैनल पर लेकर आऊंगा, जैसे कि साइंस के लिए एक कंप्लीट डिटेल्ड, है ना, डिटेल्ड क्लासेस हम इसमें चालू करेंगे साइंस की। अभी तो हम जो क्लासेस देख रहे हैं यह एमसीक्यू के फॉर्मेट में है। ठीक है, तो एमसीक्यू के फॉर्मेट ना होकर वो थ्योरी क्लासेस होंगी, तो वो भी मैं आपके लिए डिटेल में चालू करूंगा, जो कि आपकी आने वाली एग्जाम के लिए आप बेहतर तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के कंसेप्ट को जान पाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आई होप कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट हमारा जल्द ही पूरा हो